अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आपको शो का फॉर्मेट अच्छी तरह पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। कॉल्स लेने से पहले थैंक यू सो मच। सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट। हम अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी मैं आमिर कर रहा हूँ। पहले भी एक दो दफा फोन किया मैंने, तो प्रोग्राम मैंने बोलना था कि आपका सबसे बेस्ट प्रोग्राम होता है, सबसे अच्छा। बहुत प्रोग्राम मैंने फॉलो किए हैं, लेकिन आपका प्रोग्राम माशाल्लाह से बहुत अच्छा होता है। बहुत बड़ी डिटेल से मेहरबानी भाई आंसर करते आपकी। हो। तो अल्लाह ताला ऐसे ही जो है वो आपको रखे खुश के आप जो है आपकी वजह से लोगों को हेल्प मिल आमीन। जाए। क्वेश्चन करना था जरा डिटेल से, मेरा क्वेश्चन है, लेकिन अब होपफुली दूसरों को भी हेल्प हो जाएगी। जी तो मैंने क्वेश्चन ये करना था कि हमने 7 में मारा हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद 7 ईयर बेस पे मारा हुआ था, तो उसके लिए है कि एक बेबी मारा हुआ था जब वीजे के बाद। उसके लिए हमने अप्लाई किया था, तो हमें फी वेवर के लिए हमें अभी तक जवाब मिला। दो दफा हमने किया था, एमपी के थ्रू भी किया है, तो उन्होंने लेकिन जवाब दिया था, लेकिन यानी कि कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिला। उसके बाद हमने रिकोर्स पब्लिक के लिए किया है, उनको हमने मार्च अप्रैल में अप्लाई किया था। मेरे और दोनों को हमने स्टेटमेंट भेजी थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने फिर हमारे आईडी मांगे थे, वो भी हमने उनको भेज दिए। अभी कोई 3 वीक पहले उन्होंने फोन किया था, उन्होंने कहा कि हमें दोबारा अपने पेपर भेजें, ठीक है। वो दोबारा भी उनको सबमिट करवाए गए। आज उन्होंने था, उन्होंने कहा था कि जो यानी कि फॉर एग्जांपल जो मैंने उनको एक बैंक स्टेटमेंट उनको भेजी थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि एक और भी आपके क्लाइंट के हस्बैंड का, यानी कि मेरी वाइफ क्लाइंट है, हस्बैंड का जो है वो दूसरे जो अकाउंट उनके हैं उसकी भी डिटेल हमें भेजें, ठीक है। तो यानी कि वो हमने उनको बताया नहीं होता, लेकिन वो दूसरा जो बैंक अकाउंट है वो क्रेडिट कार्ड है, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड तो ऐसा वो तो होता है, वैसे लोन वो लोन होता है फॉर एग्जाम्पल। तो वो आज उन्होंने मांगे, तो वो हमने उनको भेजने है कि फर्दर कोई और चीज जो है हमारे लिए अगर फुल हो जाए तो आप बता दें, क्योंकि सोलिसिटर जो है कल या परसों हमारे पेपर उनको फॉरवर्ड करेगा। ऑलराइट, और कोई सवाल आपका है? मैं जवाब दे दूं अब। यही मेरा सवाल था, बस ओके, मैंने पूछना था थैंक कि क्योंकि उन्होंने वो पूछा हुआ है कि जो हम पहले जो हमने भेजे थे बैंक की स्टेटमेंट, उन्होंने कहा था कि आपके यानी कि मेरे नहीं ने नहीं, मैं कहा था आपकी कि बात हस्बैंड के बिल्कुल समझ गया। दो मैं और जवाब भी अकाउंट हैं, मैं तो वो आपकी जवाब बस उनको। जी जी मैं आपका सवाल बिल्कुल समझ गया। डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू सो मच। जी जी। थैंक यू फॉर योर नाइस काइंड मैं वर्ड्स। टीवी पे नहीं हुआ, मुझे एक बार जवाब देना, मैं सुन रहा ऑलराइट, हूँ ठीक आपको, है, ठीक है। नो नो प्रॉब्लम। देखिए, पहली बात है, आपको भी बात का पता चल गया होगा, लेकिन जो लोग वैसे भी फ़ी वेवर डाल रहे हैं, मैं उनको भी बता दूं कि जब आप फ़ी वेवर के लिए अप्लाई करते हैं, तो जितने भी आपके हाउस होल्ड के बैंक अकाउंट्स हैं या कोई भी स्टेटमेंट्स हैं, वो लोग कहते हैं कि हमें उसके इंफॉर्मेशन चाहिए। और अगर आप बाय मिस्टेक भी कोई मिस आउट कर लेते हैं तो वो पता करा लेते हैं, बिकॉज़ वो आपकी पीछे से डीप सर्च करते हैं, जिसमें उनको पता चल जाता है कि आपके कितने बैंक अकाउंट्स हैं। अब जहाँ तक बात आती है, उन्होंने ये देखना होता है कि आपका मंथली गुजारा किस तरह हो रहा है और आप अफोर्ड कर भी सकते हैं या नहीं इस फीस को। तो वो जो बैंक अकाउंट्स देखते हैं, वो इसलिए देखते हैं, वो ये देखते हैं कि आप कमाई कितनी कर रहे हैं, कितने पैसे आप लेके आ रहे हैं, बिकॉज आपने ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन में लिखा होता है कि जितना मैं कमा रहा हूँ और इतना मैं दोस्तों यारों से ले रहा हूँ। तो अगर जो फिगर्स आपने अपनी एप्लीकेशन में दिए हैं और उसमें डिस्पोजेबल इनकम आपकी काफ़ी कम शो हो रही है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते एप्लीकेशन को, तो फिर अगर बैंक स्टेटमेंट भी वो चीज़ दिखा रही है, तो देयर इज़ अ गुड चांस कि होम ऑफिस आपके हक में डिस्क्रेशन अप्लाई करके आपको ऑप्शन देगा कि हाँ बिल्कुल आप फ़ी वेवर हम आपको देते हैं। लेकिन अगर उनको शक पड़ता है कि जो आपने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन अपनी स्टेटमेंट अपनी एप्लीकेशन के अंदर दी है वो स्टेटमेंट में नहीं है, तो फिर वो रिफ्यूज़ करेंगे। तो मैंने तो आपकी बैंक स्टेटमेंट पढ़ी नहीं है, ना आपकी एप्लीकेशन देखी। मैं सिर्फ आपके लिए दिल से दुआ करता हूँ कि वो आपको फ़ी वेवर दे दें। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, ये जी अस्सलाम वालेकुम। अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे जवाब सुन लें। अच्छा ठीक है। हेलो। हेलो।
वालेकुम सलाम। आप जी वालेकुम जी अस्सलाम, मैं अपना बात सवाल पूछ लें। मैं शबाना बात कर रही हूँ और मैंने मेरा हस्बैंड जो है वो स्टूडेंट पर आया था, उसके 10 साल इधर हो गए हैं और उस और उसके 10 साल इधर हो गए हैं और वो और ओवर स्टे हो गया था ना, फिर हमने शादी की है और 1.5 साल हमारा होने वाला है और हम आप टीवी पे अपनी आवाज़ ना सुने, आप मुझसे सवाल पूछ लें और टीवी पे मेरा जवाब सुन लें प्लीज़। अच्छा और इस तरह मैंने उसका केस दिया है तो उन्होंने ठीक है और मैंने कोर्ट में गया है ना हमारा केस ना, तो उन्होंने कहा है कि आप ये चीज़ें हम दोबारा आप लोगों के पेपर चेक करेंगे क्योंकि मेरी स्टे हुई है, मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने दोबारा पेपर भेजे हैं तो उन्होंने एक लेटर लिखा है कि आप लोगों की हियरिंग होगी, तो उसमें क्या होता है? तो आप प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप आएँ कि क्या होता है और मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है और मैं काम भी नहीं करती, मैं डॉक्टर के लेटर पर सिग्नोर पर हूँ। ठीक, और आपकी नेशनैलिटी क्या है? पाकिस्तानी और आपको यहाँ स्टेटस है, कोई वीज़ा है आपके पास? स्टे मिली है, डेफिनेटली स्टे। आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है आपने बोला? जी आपके पास कौन सी स्टे है? डेफिनेटली उधर से मैं पाकिस्तान से शादी करके आई थी, अच्छा, इधर मेरी इंडेफिनिट दूसरी है आपके शादी। पास, ओके, बड़ी मेहरबानी है आपकी। देखें, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए कि अगर आप ओवरस्टे हैं और आप किसी ब्रिटिश सिटीज़न इनडेफिनेट लीव टू रिमेन या जिनके पास ह्यूमैनिटेरियन या रेफ्यूजी स्टेटस है उनसे शादी करते हैं तो आप अपेंडिक्स एफएम के अंदर आते हैं। अब ज़ाहिर बात है होम ऑफिस पार्टनर उसको कहता है या आप 2 साल से इकट्ठे रह रहे हो या यहाँ ब्रिटिश कवानीन के तहत आपने शादी कर ली हो। तो जो लोग पहले ओवरस्टे होते हैं और किसी तरीके से उन्होंने शादी कर ली होती है ब्रिटिश कवानीन के थ्रू या 2 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, दे आर कॉल्ड पार्टनर्स, और वो अपेंडिक्स एफएम के थ्रू जब अप्लाई करते हैं तो होम ऑफिस कहता है कि वन ऑफ द रिक्वायरमेंट इज़ कि आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए, तो इसलिए हम आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करते। तो फिर आपको एक्सेप्शन पे रिलाई करना पड़ता है। एक्सेप्शन अगर आप मेरे पुराने शो भी देखें 2 तरह के होते हैं, या अगर आप रिलेशनशिप में कोई औलाद है, कोई बच्चा है, चाहे आप बायोलॉजिकल फ़ादर हैं या आप स्टेप फादर भी हैं और या स्टेप मदर हैं, आइदर वे, और आप पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं उस बच्चे की, एंड दैट इज़ अ क्वालिफाइंग चाइल्ड। क्वालिफाइंग चाइल्ड होता है जो ब्रिटिश बच्चा हो या जिस बच्चे को इस मुल्क में 7 साल हो गए हों। तो अगर वो क्वालिफाइंग चाइल्ड है तो फिर आप उसकी बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, एक एक्सेप्शन वो है। लेकिन अगर आपकी रिलेशनशिप में बच्चे नहीं हैं तो फिर आपके जो यहाँ के सेटल्ड स्पाउस हैं उनको ये प्रूव करना पड़ता है कि क्या इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल हैं कि आप अपनी फैमिली लाइफ को बाहर की कंट्री में इंजॉय नहीं कर सकते। अब मैंने तो आपका केस पढ़ा नहीं तो मुझे उन इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल का पता नहीं है, लेकिन वो बड़ा क्रूशल होता है। तो अगर होम ऑफिस में आपने एप्लीकेशन डाली, उन्होंने रिफ्यूज़ किया, तो ज़ाहिर बात है ह्यूमन राइट एप्लीकेशन है, आपको राइट ऑफ अपील मिली है, तो अब कोर्ट्स का थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया है। अब आप जब अपील जमा कराते हैं तो कोर्ट्स वाले कोविड की वजह से आजकल कुछ हेयरिंग्स के अंदर CMR कर रहे हैं, जिनको केस मैनेजमेंट रिव्यू हेयरिंग बोलते हैं। तो मुझे नहीं पता कि आपका केस किस स्टेज में है, लेकिन अगर आपने कोविड के दौरान अप्लाई किया तो देयर इज़ अ गुड चांस कि शायद आपके केस में केस मैनेजमेंट रिव्यू हो, शायद वो जज डिसाइड करता है या क्वालिफाइड कोर्ट के क्लार्क हैं जो जज उनको इंस्ट्रक्शन देता है कि इस कोर्ट में CMR करने की ज़रूरत है या नहीं। और अगर CMR है तो उस पर अक्सर आपको डायरेक्शन आती है, जो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपको बता देंगे कि डायरेक्शन क्या है, और फिर CMR के बाद मेन हेयरिंग होती है या कभी कभी डायरेक्टली मेन हेयरिंग हो जाती है। तो जो मेन हेयरिंग होती है उस पर आपने सारे सबूत वगैरह पहले से जमा कराने होते हैं। तो आई थिंक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपके केस को लीगली रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्ट में, आप उनसे ये पूछ लें कि हमारे केस में मेरिट कितना है, कि आया इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल या एक्सेप्शन हम पे अप्लाई होती भी है या नहीं। आई थिंक वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए देन कि आप इसकी फ़िक्र करें कि कोर्ट में क्या होगा, बिकॉज अगर आपका केस प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं है और आप कोर्ट में हार जाती हैं तो फिर बहुत ज़्यादा आपका ख़र्चा होगा फर्दर अपीलों के अंदर। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका केस प्रॉपर तरीके से तैयार हो कोर्ट के लिए। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जिसने आपको रिप्रेजेंट करना है, जो आपका केस लड़ रहे हैं, उनसे बात करें कि हाँ जी क्या
इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल हमारे केस में हैं, या अगर बच्चा है तो फिर तो और डिफरेंट बात हो जाती है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर तारिक। जी वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा बस ऊंचा बोलिएगा क्योंकि एसी आज लगा हुआ है तो आवाज़ मुझे कम आ रही है। ओके नो वरीज। मुझे पूछना है कि मैं स्पाउस पे आई थी इधर और मेरी फर्स्ट एक्सटेंशन के लिए ना अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होम ऑफिस के सेंड कर दिए थे थ्रू माई लॉयर जी। तो मुझे पूछना था कि ऑलरेडी मेरे पास ईमेल आ गया, 2-3 ईमेल्स आई हैं होम ऑफिस की, और अभी जो इनकी रिसेंट ईमेल आई है वो है कि उन्होंने मुझे उस कैटेगरी में डाला है सेक्शन 3C एक्ट 1971 में जी। तो मुझे पहले पूछना कि वो वो कौन सी कैटेगरी है, और दूसरी बात यह है कि अब उनका नेक्स्ट जो ईमेल आएगा वो कब तक आ सकता है और उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी या मुझे क्या करना होगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। देखिए इस वक्त होम ऑफिस ये कर रहा है कि अगर आपने एप्लीकेशन डाली है तो जो स्टैंडर्ड ईमेल होम ऑफिस आप लोगों को 2 में से एक भेज रहे हैं, या वो बोल रहे हैं कि हमने आपके पुरानी एप्लीकेशन से बायोमेट्रिक आपके उठा लिए हैं, आपको बायोमेट्रिक देने की ज़रूरत नहीं है, और इन ड्यू कोर्स हम आपको बता देंगे कि आपका अगला स्टेप क्या है इस एप्लीकेशन का। वो नॉर्मली स्टेप ये होता है कि कोई केस वर्कर आपसे रब्ता करेगा और आपको बोलेगा कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हमें ईमेल पे भेज दें, या एक और ईमेल होम ऑफिस कह रहा है कि जी हम लोग अपना एक नया सिस्टम लॉन्च करने लगे हैं जिसको वो आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन एक सॉफ्टवेयर है जो वो IDV लॉन्च करने लगे हैं, जो अगले 1 वीक में लॉन्च हो जाएगा। फिर वो आपको उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपने बायोमेट्रिक कर सकते हैं। अब वो सॉफ्टवेयर कब शुरू होगा उसकी डिटेल्स क्या है, होम ऑफिस इंडिविजुअल बेसिस पे आपको भी ईमेल कर देगा। कुछ केसेस में ऐसे भी जानता हूं जिनमें होम ऑफिस ने उनसे डायरेक्ट रब्ता करके बोला कि अब आप अपॉइंटमेंट पे आ सकते हैं और उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक करके दे दी है। तो कहने का मतलब है कि इस वक्त आपकी एप्लीकेशन डल गई, आप आराम से बैठ जाएँ और होम ऑफिस वाले आपको ख़ुद कॉन्टैक्ट करके बोलेंगे कि अगला स्टेप क्या है। जो सेक्शन 3C होता है वो ये होता है कि जब आप इन टाइम एप्लीकेशन डालते हैं और आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है, लेकिन क्योंकि आपने इन टाइम एप्लीकेशन डाली आपकी लीव वैलिड रहती है, अगर आप काम कर रहे हैं वो भी इजाज़त रहती है, उस सारी लीव को सेक्शन 3C बोलते हैं। यानी कि आपने एप्लीकेशन डाल दी इन टाइम लेकिन आपका वीज़ा ख़त्म हो गया, तो वो जो लीव होती है उसको सेक्शन 3C बोलते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, ना विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे तारिक साहब से बात करनी है। जी मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अपना सवाल पूछें। वालेकुम अस्सलाम। मुझे मेरे 4 सवाल हैं आपसे तारिक साहब। मुझे पहला सवाल ये पूछना है कि मेरी फर्दर सबमिशन 7 ईयर चार्ज जो हमने डाली थी अजालम, हम पहले अजालम पे थे जी। तो उसमें फर्दर सबमिशन हमने डाले 7 ईयर चाइल्ड बेस रूल के ऊपर, लेकिन अब जब हमने ऑनलाइन चेक ये लिखा हुआ कि 7 ईयर चाइल्ड यू मस्ट अप्लाई ऑनलाइन। अभी मैं चाह रही हूँ कि मैं फी वेवर मांग के मैं इसको ऑनलाइन अप्लाई कर दूँ, तो क्या फर्दर सबमिशन जो मेरा ऑलरेडी केस है होम ऑफिस के अंदर उसको पर इफेक्ट करेगा? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर कोविड की वजह से कितना मतलब मुझे 8 हफ्ते हो गए हैं इसको फर्दर सबमिशन कर डाले हुए, लेकिन अभी तक मुझे कोई एक्नॉलेजमेंट लेटर नहीं मिला होम ऑफिस से। बाय पोस्ट हमने सारा डॉक्यूमेंट सेंड किए थे, उसके लिए हम क्या करें? और तीसरा सवाल मेरा ये है कि अगर जैसे ब्रेक्सिट की वजह से ये रूल्स चेंज होती हैं, अगर 7 ईयर चाइल्ड का कोई रूल चेंज होता है तो हम क्या पुराने रूल के अंदर ही हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी डाल दिया हुआ है? ओके, मुझे एक सवाल मैं आपसे पूछ लूँ, आपने फर्दर सबमिशन की थी उस वक्त 7 साल बच्चे को हो चुके थे जब आपने फर्दर सबमिशन की? जी हो चुके थे। जी बिल्कुल। हमने 9 जून को मेरा बेटा 7 साल का हो गया, हमने 17 जून को डाला, 1 हफ्ते के बाद। 17 जून को? ये हमने 17 जून को डाला था। ओके। तो प्लीज कोविड की वजह से कितना टाइम लगा रहे हैं होम ऑफिस वाले, क्या चांसेस है कब हमारा जवाब आएगा? ओके। और आपके बच्चे की एज कितनी है इस वक्त? अभी मुझे 11 जून को 7 ईयर का हुआ था, तो अभी 7 ईयर 2 मंथ्स हो गए। 7 ईयर 2 मंथ्स है उसकी एज आपने बोला? जी हमने डाले 2 मंथ, 17 जून को डाला था तो 17 अगस्त को ऑलमोस्ट 2 मंथ होने वाले, 8 वीक्स हो जाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी आपकी कॉल की। प्लीज आप मेरे सारे सवालों के जवाब दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। देखिए पहली बात है कि इस वक्त जो फर्दर सबमिशन टीम है
जो बैठी हुई है लिवरपूल में, उन्होंने ख़ुद बोला है कि आप आए नहीं और आप ईमेल के थ्रू या पोस्ट के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स हमें जमा करा सकते हैं। मैं पर्सनली ईमेल प्रेफर करता हूं बिकॉज़ वो ईमेल पे जवाब बड़ी जल्दी देते हैं। तो अगर आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि अगर आप प्लीज़ ईमेल पे मेरी फ़र्दर सबमिशन दोबारा डाल दें ताकि शायद उसके एक्नॉलेजमेंट जल्दी आ जाए, क्योंकि आई वाज़ वेरी सरप्राइज। मैंने परसों किसी की फ़र्दर सबमिशन डाली, कल उन्होंने जवाब भी दे दिया कि उसमें हमें एक चीज़ सिर्फ मिसिंग थी, अगर आप दोबारा भेज दें। तो आई वाज़ वेरी इंप्रेस कि इतनी जल्दी उन्होंने जवाब दे दिया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर पोस्ट भी की है तो ईमेल पे भी उनसे अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव से बोलें कि डॉक्यूमेंट स्कैन करके जो उन्होंने ईमेल अकाउंट दिया है उस पर प्लीज़ जमा करा दें। उसकी वजह यह है कि देखने में आ रहा है कि जो ईमेल के ऊपर चीज़ें भेज रहे हैं उन पर जल्दी एक्शन लिया जा रहा है। कोविड की वजह से यही एक मेन चेंज आ गई है होम ऑफिस की कि अब वो ईमेल के ऊपर बोल रहे हैं कि आप जमा कराएं, लेकिन जो वेटिंग टाइम है वो रफली वही है बिकॉज अब कोविड की वजह से काफ़ी तेज़ वो काम करना शुरू कर रहे हैं। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कितना टाइम लगेगा, लेकिन 5-6 महीने तो आप एक्सपेक्ट कर लें। अभी कोई निशान तो नहीं है कि 7 ईयर पे रूल चेंज होगा, लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन डाल दी है तो टेक्निकली कोई नया रूल आया भी तो वो आप पे डिपेंड करता है कि रूल की गाइडलाइंस क्या है, बिकॉज सर्टन रूल्स आते हैं उसमें कट ऑफ होता है कि इस डेट के बाद अप्लाई होते हैं। लेकिन अभी तक तो करीब तक कोई चांस नहीं है कि कोई रूल चेंज आएगा, तो आप घबराएं नहीं, आपने एप्लीकेशन ऑलरेडी डाल दी है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। मुझे बताया जाता है अब हमारा ब्रेक का टाइम है। ब्रेक पे जाने से पहले थैंक यू सो मच जो आपका लव एंड सपोर्ट है शो के लिए, जो आप सोशल मीडिया पे देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे काफ़ी हौसला अफजाई होती है। तो अब हम ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक के बाद अगले सेशन पे आई विल टेक सम मोर कॉल्स, इससे इंशाल्लाह ताला सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। तारिक साहब बात कर रहे हैं? जी मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे जवाब सुन लें। थैंक यू वेरी मच तारिक साहब। मेरे 2 क्वेश्चन है छोटे, मुझे उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए थी कि मैं जो 3-4 साल चला उसके बाद रिफ्यूज हो गया, और जिससे 1 साल पहले 1.5 साल पहले मैंने शादी की है, वो भी उनका मेरी वाइफ के पास रिफ्यूजी स्टेटस है। तो अभी मेरा उनसे एक बेबी हुआ है जो उसकी जो है ना 3 महीने जो एज है उसकी। तो मैं अभी अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूँ बच्चे के बिहाफ पे, क्योंकि ये मेरी सेकंड मैरिज है। तो मेरे लिए क्या बेस्ट मशवरा होगा कि बच्चे के बिहाफ पे लेना चाहिए, और बच्चे का वीज़ा पहले लगवाना चाहिए, या बच्चे के क्या कहते हैं उससे बर्थ सर्टिफिकेट पर काम चल जाएगा हमारा? ओके और मुझे आप ये बता दें कि आपकी शादी रजिस्टर्ड थी इधर जो शादी हुई है? नहीं, जस्ट इस्लामिक मैरिज हमने की, निकाह किया हमने। ओके और बच्चे की जो मदर हैं वो कौन सी नेशनैलिटी की हैं? पाकिस्तानी नेशनलिटी है और रिफ्यूजी स्टेटस है उनके पास। अच्छा यानी कि इंडेफिनिट नहीं है उनके पास? नहीं, अभी 1 साल हुआ उनको रिफ्यूजी स्टेटस। मेरी बात जरा गौर से सुन लीजिएगा प्लीज। और दूसरा सॉरी क्वेश्चन मेरा ये कि सर्विस वो ओपन हुई है अभी के, ये बता दीजिए। सॉरी क्या बोला? सेकंड सवाल आपने? माय अपॉलॉजीज। सेम डे सर्विस उन्होंने ओपन किया कि नहीं? ओके थैंक यू यार, बड़ी मेहरबानी आपकी कॉल की। यार जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा 2 बातें मैं पहले जनरल लोगों को बता दूँ। पहली बात कि मुझे अब नहीं लगता कि सेम डे सर्विस इतनी जल्दी दोबारा इंट्रोड्यूस होगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस वक्त होम ऑफिस जो अपनी एग्जिस्टिंग समझ लें आम एप्लीकेशंस हैं उनको फॉलो अप कर रहा है। तो मुझे अभी अनकरीब नज़र नहीं आ रहा कि सेम डे सर्विस खुलेगी। शायद जब ये नया सॉफ्टवेयर आ जाए IDV जिसे ये लोग बोल रहे हैं, उससे शायद बड़ी जल्दी एप्लीकेशंस होनी शुरू हो जाएं, तो शायद इवेंचुअली सेम डे खुल जाए। बिकॉज सेम डे सर्विस से भी होम ऑफिस को £800 एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल रहा था, लेकिन अभी कोई अनकरीब इस चीज़ के नज़र नहीं आ रहे हालात मुझे। तो जो लोग सेम डे के लिए वेट कर रहे हैं, बेहतर है अप्लाई कर लें, एंड होपफुली जब तक सेम डे खुले भी कुछ अरसे के बाद, उससे पहले शायद होपफुली उनका डिसीजन आ जाए। तो ये तो एक जनरल बात हो जाती है। अभी आपके लिए जिन्होंने अभी कॉल किया, इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं, बहुत ज़रूरी है कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके अपने केस को डिस्कस कर लें 3 वजूहात से। पहली वजह यह है कि जो इस्लामी मैरिज है उसको ये रिकग्नाइज़ नहीं करते। ये पार्टनर उस सूरत में कंसिडर करते हैं आपको अगर आप अपने पार्टनर के साथ 2 साल से रह रहे हो।
हाँ, ये बात अलबत्ता बिल्कुल है कि अगर आप बच्चे की बेस पे अप्लाई करते हैं तो 2 साल रहना ज़रूरी नहीं है, वो पेरेंटल रिलेशनशिप को देखते हैं एंड पेरेंटल रिलेशनशिप के ऊपर 2 साल मिनिमम पीरियड की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ 2 और सवाल उठते हैं। पहली, क्वालिफाइंग चाइल्ड की यहाँ बात हो रही है। अब हर बच्चे के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, द चाइल्ड मस्ट बी अ क्वालिफाइंग चाइल्ड। क्वालिफाइंग चाइल्ड होता है या ब्रिटिश सिटीज़न या जिस बच्चे ने इधर 7 साल गुजार लिए हों। तो अगर आपका बच्चा अभी पैदा हुआ है और माँ के पास रेफ्यूजी स्टेटस है तो ज़ाहिरी बात है कि जो बच्चा है वो अनलेस उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट किसी तरीके से आ जाए, ही और शी इज़ नॉट अ क्वालिफाइंग चाइल्ड। हाँ, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड एंड आर्टिकल 8 की बात डिफरेंट है। फिर यहाँ एक और बात आ जाती है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स शायद ये आप पे लागू नहीं होता, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी वाइफ स्पेशली उनके पास कौन सा रेफ्यूजी स्टेटस था, किस बेसिस पे उनको मिला है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर जो अकेली ख़वातीन हैं, पाकिस्तानी अकेली ख़वातीन, उनको भी यहाँ रेफ्यूजी स्टेटस मिलता है। उनको लोन वुमन बोलते हैं कि भाई देखो पाकिस्तान में इनका कोई अब देखने वाला नहीं है, बिकॉज फैमिली ने उनको आग कर दिया या हटा दिया अपने से, कोई रिश्ता नहीं फैमिली ने रखा, कोई मेल सुपरविजन नहीं है उनके पास, उनका बच्चा है या अकेली भी हैं, उनको यहाँ रेफ्यूजी स्टेटस दिया जाए। क्योंकि ये मैं पाकिस्तान की क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ, बिकॉज ये कानून लोन वुमन का अप्लाई मेनली पाकिस्तान पे होता है। अब अगर वो बाद में जाके शादी करती हैं, वो ऐसी कोई खातून, मैं ये नहीं बोल रहा आपके साथ ये केस है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, अगर बाद में वो शादी करते हैं या उनके साथ कोई मेल सुपरविजन आ जाता है तो ऑफ कोर्स दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द रेफ्यूजी स्टेटस, बिकॉज होम ऑफिस मुड़ के कह सकता है और बोलेगा बिल्कुल कि जी पहले हमने आपको इस वजह से वीज़ा दिया, रेफ्यूजी स्टेटस दिया कि आप अकेली थी, अब आपके साथ एक हस्बैंड आ गए तो आप पाकिस्तान जाके रह सकती। मैं भी बिल्कुल कतई नहीं बोल रहा कि ये आपका केस है, मैं एक जनरल बात बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप किसी रेफ्यूजी स्टेटस वाले के साथ शादी करते हैं, वाइस वर्सा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप ये देख लें कि उन्होंने प्रोटेक्शन किस बेस पे ली है। तो ये मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा मैं, क्योंकि ये एक टॉपिक उठा था कुछ अर्सा पहले भी, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जिक्र करूं। लेकिन जहाँ तक आपकी बात है, मैंने अभी आपको बोला किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से जाके बात कर लें, बिकॉज आप मेरे ख्याल से ये अज्यूम करें कि आपका बच्चा इज़ अ क्वालिफाइंग चाइल्ड, और अगर हम ह्यूमन राइट पे अप्लाई करते हैं आपका, तो देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी वाइफ ने किस बेसिस पे असाइलम क्लेम किया था। तो इसलिए इट्स वेरी मोर इम्पॉर्टेंट आपके लिए कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से जाके बात करें अपने केस की। थैंक यू सो मच आपकी कॉल की। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अपना सवाल पूछ लें। हाँ जी सर, मेरा सवाल आपसे ये है सर। तारिक जी बोल रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं तारिक बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था टीवी। सर मेरा यहाँ पे हो गया सर, मैं 2 या 3 से आया हूँ इस कंट्री में जी। तो मेरे को 9 साल तो मैं केस लड़ता उनके साथ, मैंने असालम डाला था, मैं डॉबर बॉर्डर पे पकड़ा गया था ट्रक में। जी जी। तो उसके बाद इन्होंने रिफ्यूज कर दिया। फिर उसके बाद मेरे को 2013 में इन्होंने स्टैंड पे लगा दिया रिटर्न हाउस में जी। और अब तक मैं स्टैंड कर रहा था। कोरोना वायरस की वजह से अभी 2-3 महीने से मैं 4 स्टैंडों पे नहीं गया। पर मेरे को स्टेटस सर, मेरा सालम मैंने डाला हुआ था, मेरा 2-3 बार इन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद मैं सर, एक मेरी गर्लफ्रेंड है जिसके साथ मैं 10 साल से रह रहा हूँ जी, और उसको अभी कोरोना वायरस के अंदर ही उसको वीजा मिला है इंडेफिनेट जी। तो अभी उसके पास पासपोर्ट वगैरह नहीं आया, उसके पास कोई पेपर नहीं आया अभी तक, क्योंकि उसके वकील ने उसको फोटो भेज दिया मोबाइल से जी इंडेफिनेट की जी। तो अभी वो खुद मॉरिशस किया, उसका जो वकील है वो मॉरिशस गया हुआ है जी। तो सर हमने 10 सालों से कोई बच्चा नहीं किया, साथ में रिलेशनशिप में हम दोनों रह रहे हैं जी। तो सर हमें ये बताइए कि सर मेरा क्या स्टेटस हो सकता है अभी, क्योंकि मेरे को 18-19 साल 17-18 साल तो हो गए हैं इस कंट्री में। ओके। और मेरा डॉक्टर भी पूरा है, 17-18 साल से मेरा डॉक्टर भी कंटिन्यू है, एक ही डॉक्टर है मेरे पास, डॉक्टर चटर्जी जुबली गार्ड में। तो सर मेरा पैसा अभी तक वीजा नहीं मिला सर, कुछ भी नहीं मिला मेरे को, बताइए आप सर कुछ। मैं अपना फोन बंद कर देता हूँ सर, की आवाज टीवी पे सुन लेता हूँ सर। ओके, बड़ी मेहरबानी सर आपकी, थैंक यू। इससे पहले कि मैं आपको जवाब दूं, मैं एक बात बहुत ज़रूरी लोगों से करना चाहता हूं, बिकॉज मुझे पर्सनली फ़ील होता है कि कुछ ओवरस्टे लोगों के साथ बहुत ज़्यादती होती है। क्या ज़्यादती होती है, पहले मैं आपको ये बताता हूं।
देखें, जुलाई 2012 में जो कवानीन ह्यूमन राइट के आए, उनमें जो सबसे पॉपुलर कानून है स्वाई 7 ईयर के, वो ये है कि जी जिन लोगों को यहाँ इलीगली 20 साल हो गए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और 20 साल का प्रूफ देने के बाद वो 2.5 साल के उनको वीज़े देते हैं, और फिर वो लीगली 10 ईयर्स अपने पूरे करते हैं और फिर उनको यहाँ सेटलमेंट स्टेटस मिलता है। बिल्कुल जो लोग ये बोलते हैं हम 20 साल से इधर हैं, उनके इश्यूज़ होते हैं कि जी प्रूव करें आप लगातार यहाँ रह रहे हैं और किस तारीख को आए। अगर आपके पास एविडेंस है ठीक है, वरना जैसा मैं लोगों को कहता हूँ कि जितने ज़्यादा आप विटनेसेस ला सकते हैं उनको ला के कोर्ट में खड़ा करें। ज़्यादती ओवरस्टे लोगों के साथ क्या होती है, इससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूँ जो आपने पूछे हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कि मुझे नहीं पता लोग क्यों समझते हो कि जी अगर 20 साल से कम भी टाइम है हम बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, और हमें बोला गया था कि हमें वीज़ा मिल सकता है। ऐसी देखें कानून है बिल्कुल कि अगर आप 20 साल से कम पीरियड में यहाँ रहते हैं, आपने ये प्रूव करना है कि क्या सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल्स हैं कि आप अपनी होम कंट्री में जाके नहीं रह सकते। और यकीन करें इट इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट आपको ये प्रूव करना कि क्या सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल है कि आप अपनी कंट्री में वापस जाके नहीं रह सकते। और मुझे दुख ये होता है कि कुछ लोग यहाँ सिर्फ 9 साल ओवरस्टे किया होता है या 12 साल किया होता है, और कोई उनको सर पैर नहीं पता होता अपने केस का, और जाके ये एप्लीकेशन डाल देते हैं, सारा पैसा खर्च करते हैं, और फिर जब रिफ्यूज़ होती है तो वो बड़े सरप्राइज़ होते हैं कि जी हमारी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ की हुई है। इस वजह से रिफ्यूज़ हुई है कि कानून का जो थ्रेशोल्ड है वो इतना हाई है कि आप उसके करीब भी नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए मैं हमेशा लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप अपना हार्ड अर्न मनी जाके किसी के साथ लगाते हैं तो पहला या दूसरा सवाल ये पूछा करें कि जी मेरे केस में मेरिट क्या है। मैं ये नहीं चाहता मुझे बताएं मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, मुझे ये बताएं कि वीज़ा मिल सकता है या नहीं, उसमें मेरा मेरिट क्या है, कानून क्या कहता है, कि क्या मेरे हालात आपने मुझे से सुन लिए हैं, अब मुझे बताएं मेरे क्या चांस है। मैं ये नहीं कहता मुझे 100% गारंटी दें, लेकिन मुझे आइडिया तो देना कि मेरा मेरिट क्या है केस में, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ तक देखें अब आपके केस की बात है मेरे भाई, अगर आप अपने ऊपर केस करना चाहते हैं तो आपको पता है 17 साल या 18वें साल में आप ऑलरेडी इस मुल्क में हैं, इंशाल्लाह ताला 2 साल की बात है, फिर आप जब 20 साल इस मुल्क में पूरे हो जाएंगे तो आप अपनी बेस पे प्राइवेट लाइफ की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक बात है आपकी गर्लफ्रेंड के साथ, बिल्कुल अगर आप 2 साल से ज़्यादा इकट्ठे रह रहे हैं तो आप पार्टनर की डेफिनेशन में आते हैं। उनके पास इनडेफिनेट लीव टू रिमेन अब आ गया है, चाहे उनको मिला भी नहीं, लेकिन अगर उनको वो तस्वीर भी आ गई है तो यानी कि वो अपेंडिक्स FM के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर पुराना मेरे इसी शो में पहले कॉल देख रहे हो, जब अपेंडिक्स FM के अंदर आप अप्लाई करते हैं और आपके पास स्टेटस नहीं होता तो आपको एक्सेप्शन अप्लाई करनी पड़ती है। अगर बच्चा आपकी रिलेशनशिप में नहीं है जो कि क्वालिफाइंग चाइल्ड हो, तो आप इस बात पे रिलाई करते हैं कि आपके पार्टनर के इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल हैं कि आप दोनों, फॉर एग्जांपल आपके केस में मॉरिशस जाके नहीं रह सकते। अब इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल बड़ी क्लियर गाइडलाइन दी हुई है होम ऑफिस ने कि किसको वो इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल बोलते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं, अपना केस डिस्कस करें, वो 5 मिनट में आपको आपकी वाइफ की डिटेल्स पूछ के बता देंगे, उनकी सर्कमस्टांसेस के इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल आपके बनते हैं या नहीं। बिकॉज मैं शॉक में जाता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ जिन्होंने एप्लीकेशन डाली हुई है, कहते हैं जी ये हमारी प्रॉब्लम है और ये इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल है, और मैं फिर उनको बोलता हूँ ये किसने आपको बोला कि ये इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल है। आपकी नज़र में शायद ये प्रॉब्लम हो, लेकिन होम ऑफिस का जो मेयार है इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल का, उसके ऊपर ये आपकी जो प्रॉब्लम है वो नहीं बैठती। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉम्पिटेंट लोगों के पास जाएं ताकि वो आपसे पूछ के बता सकें कि आपका केस कामयाब होगा भी या नहीं, या मेरिट क्या आपके केस के अंदर। तो थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल के, ना विश यू ऑल द बेस्ट, क्योंकि लगता तो ये है कि आप अपेंडिक्स FM के अंडर आते हैं, लेकिन इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल पे सारी बात बेस करती है आपका फ्यूचर वीज़े का, अनलेस आपको 20 साल पूरे हो जाए। थैंक यू भाई आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि टीवी पे आवाज जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आप टीवी पे प्लीज ना सुने, अगर आप मुझसे टेलीफोन पे बात कर लें और टीवी पे मेरा जवाब सुन लें मैम प्लीज। जी मुझे 2 सवाल पूछने हैं आपसे। जी।
मैं 2011 में स्टूडेंट बेस पे आई थी, मेरे साथ मेरा एक बेटा आया था जी। अब नेक्स्ट ईयर 2021 में हमें 10 इयर्स पूरे हो जाएंगे जी। तो मैं अपने बेटे को यहाँ पे ब्रिटिश सिटीजन करवा सकती हूँ 10 इयर्स रूट के बेस पे। और मेरा जो लास्ट एक्सटेंशन है वो नेक्स्ट ईयर के लास्ट में है, नवंबर में। मुझे लाइफ इन द यूके करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बस मेरे ये दो सवाल है, प्लीज आप इसका जवाब दे दें। ओके, बड़ी मेहरबानी आपकी कॉल की। देखें, जो बच्चों की रजिस्ट्रेशन का कानून है कि जो बच्चा इधर पैदा हो और 10 ईयर की एज तक कंटिन्यूसली यहाँ रहे, वो रजिस्टर हो सकता है एज ब्रिटिश सिटीज़न। तो अगर आपका बच्चा यहाँ पैदा नहीं हुआ, आपके साथ इधर आया है, तो वो जो पासपोर्ट वाली रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है वो नहीं डाल सकता, बिकॉज उसकी पहली कंडीशन ये होती है कि बच्चा इस मुल्क में पैदा हो। जहाँ तक आपकी लाइफ इन द यूके एप्लीकेशन की बात है, अगर आप 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंस पे अप्लाई कर रही हैं कि जी मुझे 10 साल इस मुल्क में हो गए हैं और लॉन्ग रेजिडेंस की बेसिस पे अप्लाई कर रही हैं, तो बिल्कुल आपको लाइफ इन द यूके भी करना पड़ेगा एंड इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी करना पड़ेगा, अनलेस आपके पास डिग्री है यहाँ की, जो कि आईएलटीएस या ट्रिनिटी कॉलेज से आपको टेस्ट पास करना पड़ता है इंग्लिश एबिलिटी का। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का मैम। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र मेरे भाई, थैंक यू सो मच। जी, वो तारिक भाई से बात करनी थी। जी, मैं तारिक बोल रहा हूँ, अपना सवाल पूछ लें और मैं जवाब टीवी पे दे देता हूँ भाई। अच्छा, थैंक यू तारिक भाई, अस्सलाम वालेकुम। वो सवाल ये था, मैंने यू पे एप्लीकेशन डाली थी और मेरी एक्स वाइफ भी है और न्यू पार्टनर भी है। मैंने डाली न्यू पार्टनर के साथ और अब वो भी उसके साथ फिनिश हो गई है लास्ट मंथ रिलेशनशिप, और होम ऑफिस की कॉल आ गई। तो जब उन्होंने पूछा ना कि कहते हैं कि हमें एविडेंस दो कि किसके ऊपर बात डाली है, तो मैंने बच्चे का नाम दे दिया। तो मेरे पहली से भी बच्चा है जो माशाल्लाह 6 साल का है, और दूसरी जो बीवी है उसके साथ भी 6 साल का बच्चा ही है, दोनों ही हम एज हैं जी। तो वो मैं सोच, अब वो फिर वो कहते हैं कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दो जो रिकग्नाइज्ड हो किसी अदारे से, अथॉरिटी से। तो मैंने उनको डिवोर्स, जो पहली वाली थी ना, वो डिवोर्स हुआ था 3 जुलाई को, वो मैंने कर दिया। तो वो उनको आगे कर दिया था जो केस वर्कर उसने मुझे किया था। वो कहती है मुझे उसका वो डिवोर्स ही भेज दो, यू विल बी ओके। तो वो अगर फाइनल है तो वो डिवोर्स एब्सोल्यूट थी फाइनल, तो वो मैंने भेज दिया है। तो अभी वेट कर रहा हूँ। तो जो अभी करंट पार्टनर के साथ वीजा डाला था वो मैंने पेपर नहीं भेजे दोबारा उनको, क्योंकि वो अभी लास्ट ट्रबल हुआ था। मैंने कहा एक्स्ट्रा ट्रबल ना बढ़ जाए, तो वो उसमें किया। तो इसमें मैं क्या करूं? मैं ये जो पहले वाली थी उसके साथ भी ना 6 साल बच्चा, जो माशाल्लाह नवंबर में एक बच्चा अक्टूबर में 7 साल का हो जाएगा, और दोनों बीवियों के पास जो है ना वो था इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, और एक्स वाइफ है उसके पास, बेटे के पास भी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है। वो जो भी मैंने सबमिट किए हैं उनके पास है, ईयू वालों के पास, ओके, विद द डिवोर्स लेटर। ओके, सॉरी तारिक भाई, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो नहीं, मेरे लिए बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्योंकि आपके जवाब जब मैं दूंगा थोड़ा लंबा हो जाएगा और अभी हमारा ब्रेक का टाइम है, और मैं ये नहीं चाहता मैं आधा जवाब अभी दूं और फिर आधा ब्रेक के बाद दूं। तो आप माइंड ना करना, अभी हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक पे आने के बाद आप प्लीज़ टीवी देखते रहना। सबसे पहले मैं आपका जवाब दूंगा, फिर मैं कोई और कॉल लूँगा। ब्रेक जाने से पहले मैं लोगों से वही रिक्वेस्ट करूँगा कि थैंक यू सो मच, जो आप लव एंड सपोर्ट देते हैं शो को, प्लीज़ कीप डूइंग दैट ऑन सोशल मीडिया। अब हम ब्रेक पे जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला ब्रेक पे वापस आने के बाद मैं इनका जवाब दूंगा और फिर मैं और कॉल्स लूँगा। तो इंशाल्लाह ताला सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। ब्रेक पे जाने से पहले जिन्होंने कॉल किया उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी, क्योंकि उनकी एक एक्स वाइफ है जिनके साथ अब डिवोर्स हो गया, और एक अब उनकी करंट पार्टनर है जिनके साथ कह रहे हैं कि अब मेरे हालात इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास 2 बच्चे हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि होम ऑफिस आपके केस को देखता किस तरीके से है, और फिर आपको मैं 2-3 बातें और इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँगा। तो जो होम ऑफिस होता है, जब आप उनको पेरेंट रूट के ऊपर भी अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन के अंदर पार्टनर लिखते हैं, तो होम ऑफिस की अपनी पॉलिसी है कि हम पहले हमेशा देखेंगे कि हम आपको पार्टनर रूट के ऊपर वीज़ा दें या ना दें। और अगर हम समझते हैं कि हम आपको पार्टनर रूट पे वीज़ा नहीं दे सकते, तो फिर वो स्विच हो जाते हैं पेरेंट रूट के ऊपर, और फिर वो उसके ऊपर आपको वीज़ा देते हैं।
तो इसलिए होम ऑफिस आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है आपके पार्टनर की, बिकॉज हर हाल में उनकी इंटरनल पॉलिसी है कि जब भी आप अपेंडिक्स एफएम के अंदर अप्लाई करेंगे वो पहले देखेंगे कि आप पार्टनर रूट के अंदर फिट होते हैं या नहीं होते। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्होंने पहले ये असेस करना है कि अगर प्रीवियस पार्टनर से आपकी डिवोर्स हो गई है तो फिर जारी बात है वो देखना चाहते हैं कि नए पार्टनर के साथ आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते। तो उनको हर हाल में अपना सारा जो अंडर राइटिंग है उसको पूरा करना पड़ता है। चाहे अक्सर लोग मुझे कहते हैं तारिक भाई हमने तो पेरेंट रूट पर डाला है लेकिन वो पार्टनर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, बिकॉज होम ऑफिस की अपनी इंटरनल पॉलिसी है कि पहले देखो कि क्लाइंट पार्टनर रूट पे बैठता है या नहीं बैठता, और अगर 10 ईयर पार्टनर रूट पे नहीं बैठता तो फिर उसको पेरेंट रूट के ऊपर कंसिडर किया जाए। तो पहली तो ये बात है, इसलिए वो आपसे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं आपके पार्टनर की या पार्टनर्स की। फिर आ जाते हैं कि अगर वो समझते हैं कि आप क्वालिफाई नहीं करते पार्टनर रूट पे तो फिर वो जारी बात है पेरेंट रूट की तरफ आ जाएंगे आपकी एप्लीकेशन को देखने के लिए। अगर आप मेरा शो शुरू से देख रहे हैं या अभी भी लॉगिन किया तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि पेरेंट रूट पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका बच्चा इज़ अ क्वालिफाइंग चाइल्ड। क्वालिफाइंग चाइल्ड होता है जो ब्रिटिश सिटीज़न बच्चा है या जिसको यहाँ 7 साल हो गए हों। अगर बच्चे के पास इनडेफिनेट है वो क्वालिफाइंग चाइल्ड में नहीं आता अनलेस उसको यहाँ 7 साल हो गए हों। लेकिन आपने खुद बोला कि आपका बच्चा 1 महीने बाद 7 साल का हो जाएगा तो शायद केस वर्कर इस बात को अकाउंट फॉर करे। और देखें केस वर्कर के पास बड़ी डिस्क्रेशन होती है बिकॉज वो आर्टिकल 8 के अंदर भी आपको वीज़ा दे सकता है या दे सकती हैं। तो क्योंकि आपके एक बच्चे को वैसे ही 7 साल हो जाएंगे तो आप क्वालिफाइंग चाइल्ड कैटेगरी में आते हैं वैसे भी एज ए पेरेंटल राइट, एज लॉन्ग एज आप उस बच्चे को कांटेक्ट है आपका उस बच्चे के साथ। सो मेरा मतलब यही रिक्वेस्ट ये कि आप घबराएं नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करें एंड वेट फॉर द आंसर। सिर्फ जो 2 बातें इन्फॉर्मेशन के लिए मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, क्योंकि आप कह रहे थे कॉम्प्लिकेटेड केस है, नहीं है वो, इसलिए बार बार आपके पार्टनर्स की इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं बिकॉज होम ऑफिस की इंटरनल पॉलिसी है कि अगर कोई बंदा पार्टनर लिखता है अपनी एप्लीकेशन में डायरेक्ट पेरेंट रूट पे जंप नहीं करना, पहले देखना है कि वो पार्टनर को क्वालिफाई करता है या नहीं। और फिर जब अगर पेरेंट रूट पे आते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका बच्चा क्वालिफाइंग चाइल्ड हो, ब्रिटिश या जिसको यहाँ 7 साल हो गए हो। इनडेफिनेट वाला या 2.5 साल वाले वीज़ा वाला, अगर मतलब इनडेफिनेट वाला बच्चा या जो बच्चा अभी भी पैदा हुआ और ब्रिटिश सिटीजन नहीं है वो क्वालिफाइंग चाइल्ड नहीं होता। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी तारिक भाई, मेरे 2-3 क्वेश्चन है आपसे। जी मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। फर्स्ट ये कि मैं यूरोपियन नेशनल हूँ और इधर यूके में आई थी, तो मैंने अपने पेरेंट्स का वीज़ा किया था सेटलमेंट जो हो गया था जी। तो अभी उन्होंने बायोमेट्रिक दिए हैं और उसका तो कोई जवाब नहीं आया, तकरीबन 1.5 महीना होने वाला है। और मेरा ये था कि मेरी 2 बहनें हैं पाकिस्तान में जो अंडर 21 हैं, तो मैं उनको अप्लाई करना चाह रही थी, तो मैं वीज़ा अप्लाई कर सकती हूँ उनका? और अगर कर सकती हूँ तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? मतलब मैं काम नहीं करती अभी, कोरोना वायरस की वजह से मेरा काम भी वो ख़त्म हो गया था। और अगर मेरे पेरेंट्स उनका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आपकी सॉरी एक और क्वेश्चन था जी, सॉरी। नो प्रॉब्लम जी। मेरी फूफू आई हुई है यूके में विजिटर वीजे के ऊपर, उनके बच्चे इधर हैं और वो चाह रहे थे कि मैं इनका यूरोपियन फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर का इधर अप्लाई करूं, तो क्या मैं फूफू का अगर वो इधर यूके में विजिट पे हैं तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ? ऑलराइट, थैंक यू मैम। मैं आपको जवाब दे देता हूँ, ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। देखिए थैंक यू मैम। पहली बात है कि बिल्कुल पेरेंट्स के वीज़े बड़े आसान हो गए हैं यूरोपियन लॉ के तहत। उसकी वजह यह है कि जो यूरोपियन रेगुलेशन उन्होंने लास्ट टाइम अनाउंस की थी उसमें उन्होंने ये बोला था कि हम अज्यूम करते हैं कि पेरेंट्स आर योर डिपेंडेंट्स, यानी कि 10 में से तकरीबन 6 वीज़े वो कुछ पूछते नहीं और पेरेंट्स को दे देते हैं, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी अपनी यूरोपियन रेगुलेशन के अंदर बोला हुआ है कि हम अज्यूम करते हैं कि द पेरेंट्स आर योर डिपेंडेंट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो एविडेंस नहीं मांगेंगे। 10 में से 4 केसेस ऐसे भी हैं जिसमें वो एविडेंस मांगते हैं, तो फिर आपको ये एविडेंस देना पड़ता है कि आप अपने पेरेंट्स को रेगुलर पैसे भेज रहे हैं और जो उनकी एसेंशियल लिविंग नीड्स के लिए ज़रूरी था। और एसेंशियल लिविंग नीड्स मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बहुत दफ़ा शो में बोला है, वो ये होता है कि जो ज़रूरी चीज़ें आपकी मंथली खाना, मेडिसिन, रहना सहना, उसमें यह सारा ख़र्चा हो रहा है। तो पेरेंट्स का इसलिए काफ़ी अब आसान हो गया। अब हम आ जाते हैं एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर के ऊपर। एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर के ऊपर आपको 2 कंडीशंस मीट करनी पड़ती हैं जिसकी बेसिस पे आप एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर एप्लीकेशन पे
सक्सेसफुल हो सकते हैं। पहली तो ये है कि जी आपकी रिलेशनशिप, और उन्होंने रिलेशनशिप की कैटेगरीज दी गई हैं आपको, तो से अक्सर लोग उस रिलेशनशिप को फुलफ़िल करते हैं, तो उसको हम साइड पे एक सेकंड के लिए रख देते हैं। फिर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि द पर्सन इज़ योर फाइनेंशियल डिपेंडेंट, एंड आपके यूके आने से पहले भी आप उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे। वहाँ लोग अक्सर मार खाते हैं एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर एप्लीकेशंस के अंदर, बिकॉज इंसान यूके आने से पहले भी वो आपके डिपेंडेंट नहीं होते। अक्सर लोग यूके आके उनको डिपेंडेंट बनाते हैं। मैं आपकी एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं एक जनरल बात बोल रहा हूँ। अक्सर लोग उस सेकंड शर्त के ऊपर मार खाते हैं। तो जहाँ तक आपकी एप्लीकेशंस की बात है अपनी सिस्टर्स के लिए एंड अपनी फुप्पो के लिए, एप्लीकेशन तो आप 100% डाल सकते हो, और एप्लीकेशन डालेंगे आपको राइट ऑफ अपील भी मिलेगा। लेकिन अभी अगर आप मेरा शो देखते हैं या मेरी आपको थोड़ा सा भी पता है मेरे बारे में, मैं हमेशा लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इस बात पे ना जाया करें कि हम एप्लीकेशन डाल सकते हैं, यानी इस बात पे जाया करें कि हमें वीज़ा मिलेगा, यानी मेरिट क्या है हमारे केस में। तो मेरिट जानने के लिए आपकी सिस्टर्स के लिए और आपकी फुप्पो के लिए ये देखना पड़ेगा कि आप उनको कब से सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान यूके, आपने कहा मैं EU नेशनल हूँ, आप यूके कब आई, आपको EU सिटीज़नशिप कब मिली, और यूके आने से पहले भी ये आपके डिपेंडेंट थे या नहीं थे। और स्पेशली फुप्पो के केस में वो विज़िट वीज़े पे आई हैं। लोग जब विज़िट वीज़े के ऊपर आते हैं तो बड़ा लिखते हैं जी अपनी एप्लीकेशन के अंदर कि हम इतना वेल ऑफ हैं या इतना हमें कोई स्पॉन्सर कर रहा है जो वेल ऑफ है और हम इसलिए आए हैं। लेकिन अगर आप वो स्पॉन्सर नहीं थी और आप उनके लिए डालेंगी तो कहेंगे जी अभी तो ये आई थी विज़िट वीज़े पे, जब अप्लाई किया था और उन्होंने ये सब कुछ बोला था, वो आपके कैसे डिपेंडेंट हो गए। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, एप्लीकेशन बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन वीज़ा मिलेगा या नहीं, दैट इज़ द क्वेश्चन, जिसके लिए किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से जाके आप बात करें। और ये जो सवाल मैंने अभी आपको बताए ये सारे आपसे पूछे जाएंगे और फिर डिस्कस किया जाएगा आपसे कि आपके केस का क्या मेरिट है। ये मैं बात कर रहा हूँ बहनों के लिए एंड आपके फुप्पो के लिए। और बिल्कुल आपने बोला आपकी बहन अंडर 18 है, लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर में वो सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल चाल है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल खैरियत से। गर्मी अलबत्ता बहुत है सर। आप माशाल्लाह प्रोग्राम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मेरे भाई। ये सारे मुल्क के लोगों के लिए बहुत बड़ी हेल्प है। थैंक यू सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी जी। मेरा नाम अकरम है। दूसरा बात ये है कि आप अपना काइंडली कुछ ऐसे दिक्कत होती है जो बंदे ऑन एयर नहीं कर सकते बात। जी जी। तो काइंडली आप ऑफिस का नंबर डिस्प्ले कर दें। थैंक यू सर। देखें सर, ये जो मैं शो करता हूँ ये ऑफकॉम रेगुलेटेड है। इस पे हम लोग अपनी पर्सनल में सर्विसेज को नहीं डिस्प्ले कर सकता, लेकिन अब सोशल मीडिया बहुत एडवांस हो गया है, तो अब वैसे ही सोशल मीडिया पे जाके शो को फॉलो करें तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपसे। थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का। लेकिन बिल्कुल अगर कोई पर्सनल सवाल पूछना चाहते हैं, और ऑफ कोर्स शो का फॉर्मेट आपको पता है, मैं यहाँ सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। और सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप शो को फॉलो करेंगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि इन्फॉर्मेशन क्या है, मेरी भी और बाकी लोगों की भी। तो वो डिपेंड करता है कि आप शो को फॉलो किस तरीके से कर रहे हैं। बट इस फॉर्मेट जो शो का मैं इधर बैठ के करता हूँ वो यही है कि मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ मैं आपको दे दूँ। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी भाजी, होर सुनाओ जी, सब ठीक ठाक है जी? जी बिल्कुल खैर नाल सर। ਇਹ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਈਮੇਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਈਮੇਲ ਜਾ ਕੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ? ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ? ऑलराइट सर, मैं दस देना है। थैंक यू सो मच सर। सर पहली बात तो ये है कि आपने एक दफ़ा प्री सेटल स्टेटस अप्लाई कर लिया, आपको मिल गया, यू आर फाइन।
आपको अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जब आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे इस मुल्क में फिर आप सेटलमेंट अप्लाई करेंगे। जहाँ तक फैमिली की बात है, वो बिल्कुल आप ऑनलाइन सिस्टम यहाँ से भी जाके उनका फैमिली परमिट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में वो ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, वो चाहे वहाँ से करें या आप यहाँ बैठ के भी ऑनलाइन उनके बिहाफ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं और उनकी अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, जहाँ वो जाके अपने कागजात जमा, मतलब कागजात जमा कह रहा हूँ, अपने फिंगरप्रिंट्स जमा कराएंगे। इंडिया में अभी तक फिंगरप्रिंट सिस्टम पूरी तरह से खुला नहीं है, लेकिन कुछ को अपॉइंटमेंट्स मिलनी अब शुरू होगी है सर्टेन एरियाज़ में, लेकिन एप्लीकेशन यहाँ से बिल्कुल डाल सकती है। जहाँ तक बात है डॉक्यूमेंट की, आप क्योंकि स्पॉन्सर हैं, आपको ये प्रूव करना है कि आप ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी कि काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है पूरी फैमिली की, उसको हम कहते हैं कि आप सेल्फ सफिशेंट है। लेकिन ज़्यादातर लोग काम का शो करते हैं, एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर सॉरी, मैं मुझसे जिन्होंने पहले कॉल किया तो उन्होंने ये भी पूछा था कि जी अभी कोरोना वायरस की वजह से हम लोग काम नहीं कर रहे, तो डिपेंड करता है कि आप किस नौयत से काम नहीं कर रहे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो यू आर टेक्निकली वर्किंग, सिर्फ आजकल आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, वो होम ऑफिस को कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आप एम्प्लॉयड हैं, एज लॉन्ग एज आपकी जॉब छुट्टी नहीं है, दैट इज़ स्टिल फाइन। तो ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करना यही होता है कि यू आर वर्किंग, दैट्स ऑल। सो थैंक यू सो मच। आप और वर्किंग में एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोनों आता है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं तारिक भाई से बात कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ, अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे मेरा जवाब सुन लें। ठीक है, दैट्स फाइन। मैं आपसे ये पूछना चाहती थी, मेरे हस्बैंड पोस्ट वीजा कर रहे थे, तो उनके पास 2.5 years का वीजा है, तो मैंने ये पूछना था कि अगर उन्होंने किसी ने मुझे बताया था कि एक टेस्ट देना पड़ता है, वो पता नहीं कि कौन सा टेस्ट देना पड़ता है। और सेकंड मैंने पूछना था कि अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड, पहले वो परमानेंट कहीं पे जॉब करते, अभी उनके पास जॉब नहीं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर सेल्फ एम्प्लॉयड करें तो क्या कर सकते हैं? कुछ हेलो हेलो, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ मैम। जी ओके, आप कोई और सवाल पूछना चाहती हैं, मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं? नहीं, पहला ये है कि उनको कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास 2.5 years का वीजा है, तो उन्होंने अप्लाई करना है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयड का लेना है, मतलब पे स्लिप कितनी देर तक कर सकते हैं? ओके, और आप 5 year रूट पे हैं, वो आपके हस्बैंड? सॉरी, वो 5 year रूट पे हैं, 10 year रूट पे हैं आपके हस्बैंड? नहीं, उनको स्पोर्ट्स वीजा था ना, 2.5 years का वीजा लगा हुआ है उनका, तो अभी अप्लाई करना है 2.5 years का, 5 years का है। ओके, थैंक यू मैम। आप फ़ोन रखते, मैं जवाब दे देता हूँ, टीवी पे सुन लें। सॉरी मैम, मैं इसलिए 5 year 10 year पूछ रहा था कि कुछ को स्पाउस वीज़े भी मिलते हैं, लेकिन वो 10 year रूट पे मिलते हैं, और कुछ को स्पाउस वीज़े मिलते हैं 5 year रूट पे। तो आप अपेंडिक्स FM पे 5 year रूट पे आपके हस्बैंड। मैम आपकी एक बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जो इंग्लिश टेस्ट होते हैं सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड होते हैं। तो अगर अब उनकी एक्सटेंशन आ रही है, उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज से जाके टेस्ट देना है या आइल्स देना है, तो वो जब आप ट्रिनिटी कॉलेज ऑनलाइन जाके बुक करते हैं, और आजकल टेस्ट हो रहे हैं, या आइल्स को बुक करते हैं, तो उसमें ऑलरेडी आ जाता है कि किस पर्पस के लिए आप बुक कर रहे हैं, और जब वो आप वीज़े का बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली वही टेस्ट आपका बुक होता है। सो इन अदर वर्ड्स, आपने टेस्ट या आइल्स का देना है या ट्रिनिटी कॉलेज का देना है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं जी B1 A1, मैं कहता हूँ उसमें ना पढ़ें। आप जब ऑनलाइन जाके टेस्ट बुक करेंगे तो वो खुद ही बोलते हैं कि ये स्टूडेंट के लिए या UK वीज़े के लिए, तो वो जब आप करते हैं तो टेस्ट ही वो बुक होता है। फिर आ जाते हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। आपको बात बिल्कुल पता है कि उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ये कि 18,600 उन्होंने अर्न करना, अगर आपके बच्चे नॉन ब्रिटिश नहीं हैं, और तो क्योंकि ब्रिटिश बच्चे हों तो वो 18,600 ही रहता है। तो अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे जाते हैं, तो जो होम ऑफिस का अपेंडिक्स FM है वो ये बोलता है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर लास्ट ईयर का टैक्स रिटर्न देखते हैं। तो आई होप जब तक उनके वीज़े की एक्सटेंशन की बारी आए, उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर 1 साल पूरा कर लिया हो।
अब अगर किसी इंसान ने या किसी एप्लीकेंट ने अपना 1 साल पूरा नहीं किया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे कोरोना की वजह से या और हालात की वजह से, तो फिर आप एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के ऊपर अप्लाई करते हैं अंडर अपेंडिक्स FM। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अपेंडिक्स FM के अंदर एक और एक्सटेंशन है जो ये बोलता है कि आपकी फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम और बाकी चीज़ों को भी हम बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं, और अगर हम उससे सेटिस्फाइड हैं तो हम इस बात को बोल सकते हैं कि आप अपेंडिक्स FM की रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। तो अगेन, जैसा मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ कि इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अगर आपको केस स्पेसिफिक एडवाइस चाहिए तो किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके अपने केस को डिस्कस करें। मुझे बताया जाता है अब हमारा शो का टाइम ख़त्म होने को आया है। कपल ऑफ थिंग्स, आजकल बड़ी गर्मी रही है, तो आई होप आप बहुत ज़्यादा पानी सारे पी रहे हो। एंड मैं गुड लक कहना चाहता हूँ उन सारे स्टूडेंट्स को जिनका कल रिज़ल्ट आ रहा है, बिकॉज़ मेरी अपनी बेटी का कल रिज़ल्ट आ रहा है। तो एज़ अ फ़ादर मैं भी बड़ा स्ट्रेस तो नहीं हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से, और इसलिए मैं भी फ़ील करता हूँ, बिकॉज़ मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जिनके बच्चों का A लेवल का कल रिज़ल्ट आ रहा है। तो आई विश यू बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला आप सारों को बहुत अच्छा आपका रिज़ल्ट करें एंड यू गो टू द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ योर चॉइस। ये मेरी दिल से आप सारों के लिए दुआ है। अल्लाह हाफ़िज़ मेरी तरफ से, और आपसे मुलाकात अगले हफ़्ते होगी। प्लीज़ अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।